एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज के इस वीडियो में हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ IASB के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो थी जो इस टॉपिक की, मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन करा था कि हमारे पास टोटल 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही ऑल्टरनेटिव से समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है। यहाँ पर ये मेरे पास है ऑल्टरनेटिव नंबर 1। आज की जो ये हमारी वीडियो है इसमें हम मेजरमेंट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रिकॉग्निशन को करा था, इस वीडियो में हम मेजरमेंट को करेंगे ऑल्टरनेटिव 1 के अकॉर्डिंग। ऑल्टरनेटिव 1 में जो हमारे ये मेजरमेंट टॉपिक है ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर आता है। और ऐसे ही अगर हम ऑल्टरनेटिव 2 की बात करें जिसमें हम अपने लेवल्स को इंक्लूड करते हैं, उसमें 3rd लेवल को हमने स्टार्ट करा था और पिछली वीडियो में हमने इस लेवल के रिकॉग्निशन पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हमने मेजरमेंट को स्टार्ट करना है और जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं उस टाइम पर हम प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करते हैं। कौन से ऐसे वेरियस प्रिंसिपल्स हैं जो IASB ने हमें प्रोवाइड करे हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, आज हम उनको स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल्स, हम सब जानते हैं प्रिंसिपल्स कुछ बेसिक नॉर्म्स होती हैं जो सबको फॉलो करनी पड़ती है। हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग को हमने किस तरह से करना है, कौन से बेसिक्स को, प्रिंसिपल्स को हमने यूज़ करना है। IASB ने हमें फ्रेमवर्क में उनके रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। हमारे पास बेसिक 3 टाइप्स के प्रिंसिपल्स हैं: मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स। मेजरमेंट प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं उस टाइम पर हम इन 4 सब पार्ट्स को स्टडी करते हैं: हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रिलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। इस वीडियो में हम इन 4 टाइप्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले हम इन 4 टाइप्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद IASB का जो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क था उसमें उन्होंने 2 मेजरमेंट प्रिंसिपल्स को डिफ़ाइन करा। कौन सी थी वो प्रिंसिपल्स, हम उनको भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। और लास्ट में मैंने उन 2 प्रिंसिपल्स का एक डिफरेंस भी ऐड करा है जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस टॉपिक की। चलिए अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना मेन टॉपिक जो हमारा मेजरमेंट का टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। जब हम मेजरमेंट को सुनते हैं, टर्म मेजरमेंट, हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? लेंथ, साइज़ या फिर कोई भी अमाउंट जो हमें मेजरमेंट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। लेकिन अकाउंटिंग में, IFRS में, IASB के फ्रेमवर्क में अगर हम मेजरमेंट टर्म को यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, अब हम उसको स्टडी करेंगे। मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है जिसको हम फॉलो करते हैं रिकॉग्निशन के बाद। हमने अपनी आइटम्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, उस रिकॉग्निशन के बाद अब हमने डिफ़ाइन करना है कि हमारे पास जो आइटम्स हैं जिनको हमने रिकॉग्नाइज करा है उनकी मॉनेटरी अमाउंट्स क्या होंगी। उस प्रोसेस को हम मेजरमेंट बोलते हैं। मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम मॉनेटरी वैल्यूज़ असाइन करते हैं अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को जिनको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। वो जो हमने आइटम्स को रिकॉग्नाइज करा है हमने उनको मॉनेटरी वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, फिर उनको हमने अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में प्लेस करना है। अब वो मॉनेटरी वैल्यूज़ को हमने किस तरह से असाइन करना है, कौन से बेसिक्स को यूज़ करके हमने उन वैल्यूज़ को असाइन करना है, वो सभी हम इंक्लूड करते हैं हमारे मेजरमेंट में। ध्यान रखना है आपने, पहले रिकॉग्निशन को हमने परफॉर्म करना है, उसके बाद हमने मेजरमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करना है। अब हम आगे फर्दर देखते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट के रिगार्डिंग कौन सी प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं। हमारे पास मेन 4 टाइप्स अवेलेबल हैं: हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रिलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। अब हम 1 बाय 1 इन 4 टाइप्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट नेम से ही आपको क्लियर होगा, मीन्स हिस्ट्री।
बिगिनिंग, मेन जो बिगिनिंग कॉस्ट होगी हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं कि जब फर्स्ट टाइम हमारे पास एक एसेट आया उस टाइम पर उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। व्हेन हमारे पास कोई एसेट है, कंपनी ने एक एसेट को एक्वायर करा और हमने उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, एक्विजिशन के टाइम जो कॉस्ट थी हमने उसको रिकॉर्ड करा, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी एसेट की। अब हम बात करते हैं अपनी लाइबिलिटीज़ की, कि लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करने के टाइम हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। लाइबिलिटीज़ को हमने रिकॉर्ड करा उस अमाउंट के ऊपर जिसके ऊपर हमें कुछ अमाउंट रिसीव हुई इन एक्सचेंज ऑफ ऑब्लिगेशंस। हमारी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, उन लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए हमने कुछ अमाउंट को पे करा, वो जो अमाउंट हमने पे करी है हमने उस वैल्यू को रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में। मुझे कोई अमाउंट रिसीव होनी थी, किसी की वो ऑब्लिगेशंस हैं जिन्होंने वो पे करनी थी, मुझे जो अमाउंट रिसीव होगी इन एक्सचेंज ऑफ ऑब्लिगेशंस वो अमाउंट मेरी लाइबिलिटी डिफाइन होगी। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। मेन पर्पस क्या होता है अब हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज़ करने का, कि हमारे जो मेन यूज़र्स हैं उनको एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लाइबिलिटीज़ का आपने ध्यान रखना है, लाइबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर द ऑब्लिगेशंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाती है, बेस्ट जो एग्जाम्पल इसको सूट करती है वो है इनकम टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, पहले मैंने यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल इंक्लूड करी है हिस्टोरिकल कॉस्ट की। ABC लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने एक लैंड परचेज़ करी फॉर ₹10 लाख। ठीक है, अब कंपनी ने अपनी बुक्स प्रिपेयर करनी है, उस बुक में कंपनी ने एंटर करना है कि उन्होंने 10 लाख की एक लैंड परचेज़ करी। ठीक है, कंपनी ने, सपोज़ करो आप, कंपनी ने 10 साल पहले वो लैंड परचेज़ करी थी, 10 साल पहले उसकी वैल्यू थी 10 लाख। अब यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि 10 साल बाद वो जो लैंड है कंपनी के पास उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। वैल्यू चाहे इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, हमारी जो बैलेंस शीट होगी उसमें वैल्यू 10 लाख ही शो होगी, हमने उस वैल्यू को चेंज नहीं करना। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। आई होप आपको एग्जाम्पल से ये ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आ जाता है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। करंट कॉस्ट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एन एसेट। हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, हम उनको अपडेट करते हैं पीरियोडिकली, या फिर हमारे पास जो आइटम्स हैं उनकी जो वैल्यू है हम उनको अपग्रेड कर रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं करंट कॉस्ट। हमने अपने एसेट्स को करंट पीरियड में रिप्लेस करा, रिप्लेस करने के टाइम जो भी कॉस्ट इनकर होगी वो सभी कॉस्ट करंट कॉस्ट में हम इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम डिफरेंट वर्क मेथड्स को हमने यूज़ करना है, डिफरेंट मटेरियल्स उसमें यूज़ होंगे। उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के ड्यूरिंग जो भी कॉस्ट इनकर होगी उनको हम करंट कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही जब हम अपनी लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं, लाइबिलिटीज़ में हमने वो वाली अमाउंट को एंटर करना है जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगी टू सेटल एन ऑब्लिगेशन करंटली। ध्यान रखना है आपने ये, लाइबिलिटीज़ इंक्लूड एनी अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल एनी ऑब्लिगेशन करंटली। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कंसेप्ट आता है रिलाइजेबल वैल्यू। हेडिंग से ही क्लियर है, रियलाइज्ड हो रहा है कुछ यहाँ पर हमें। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेटलमेंट वैल्यू, इसको हम सेटलमेंट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। अमाउंट्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन एसेट इन एन ऑर्डरली डिस्पोजल।
रिलाइजेबल वैल्यू को हम डिटर्मिन करते हैं वो वाली अमाउंट जो हमें मिलती है जब हम अपने एसेट को सेल करते हैं इन एन ऑर्डरली डिस्पोजल। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ऑर्डरली डिस्पोजल क्या होता है। आपने एक टर्म सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट। ओपन मार्केट एक अनरिस्ट्रिक्टेड मार्केट है जिसमें बायर्स और सेलर्स फ्री हैं असेस करने के लिए। ओपन मार्केट सेल ऑफ एसेट्स जब परफॉर्म होती है उस टाइम पर जो सेलर्स और बायर्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता कि वो किस टाइम पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर कौन सा प्राइस ऑफ़र करते हैं। उस सेल ऑफ एसेट्स को जो हम ओपन मार्केट में परफॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्डरली डिस्पोजल। ये थी हमारी एसेट्स की बात कि हमने कौन सी अमाउंट को यहाँ पर चेक करना है। जब हम लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं, लाइबिलिटीज़ हम कैरी करते हैं एट द सेटलमेंट वैल्यूज़ या फिर वो वाली अमाउंट जो एक्सपेक्टेड है कि हम पे करेंगे अपनी लाइबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को हमने FASB की जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 7 है उसमें भी हमने स्टडी करा था। आई होप आपको उससे भी क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता है। जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं वहाँ पर एक टर्म आती है प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड इनकम। जब हम अपने एसेट्स की बात करेंगे हमेशा आपने ध्यान रखना है प्रेजेंट वैल्यू में जब हम अपने एसेट्स की बात कर रहे हैं उस टाइम पर हम फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज़ की बात करेंगे। ऐसे ही जब हम अपनी लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं उस टाइम पर हम फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लोज़ की बात करेंगे। ये डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। एसेट्स में हमने इनफ्लोज़ को स्टडी करना है और लाइबिलिटीज़ के टाइम हमने आउटफ्लोज़ को चेक करना है। अब यहाँ पर हम इनके मीनिंग चेक करते हैं। एसेट्स आर कैरिड एट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक्सपेक्टेड इनकम है जो हमारी ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज दैट द आइटम इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस का मतलब होता है नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द बिज़नेस। जो भी एक फर्म डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो उसने अडॉप्ट करी हैं उनके अकॉर्डिंग अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस। कि एक जो आइटम है उससे क्या एक्सपेक्टेड हो रहा है कि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस के ड्यूरिंग इस अमाउंट को जनरेट करेगी। ऐसे ही जब हम अपनी लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं that are expected to be required to settle the liabilities in the normal course of business। normal course of business का मीनिंग भी यहाँ पर सेम रहेगा जो हमने ऊपर अपने एसेट्स के लिए स्टडी करा कि कितने आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं जिनके रिक्वायरमेंट है अपनी लाइबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट वर्जन की। IASB का जो लेटेस्ट वर्जन है IASB फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन्होंने मेन ये दो प्रिंसिपल्स को डिफ़ाइन करा। एक है हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल और नेक्स्ट है हमारा फेयर वैल्यू प्रिंसिपल। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। कॉस्ट प्रिंसिपल, IFRS ने गाइडलाइंस इशू करी कंपनीज़ को कि हमने अपने जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की रिपोर्टिंग करनी है उसको हमने एक्विजिशन प्राइस पर करना है। एक्विजिशन प्राइस मीन्स फिर से यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड जो हमने पहले पढ़ा। उन्होंने यहाँ पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करी कि हमने रिपोर्टिंग के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को यूज़ करना है और जो हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी उनको भी हमने इसमें रिकॉर्ड करना है जिस प्राइस पर उनको सेटल करा जाएगा। ये सेम वही प्रिंसिपल है जो हमने अभी पीछे पढ़ा। फर्स्ट जो मेजरमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल था, सेम वही प्रिंसिपल को इन्होंने यहाँ पर दोबारा रिकॉग्नाइज़ करा। अब हम इस पर दोबारा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करूँगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल था हमारा वो है फेयर वैल्यू प्रिंसिपल। फेयर वैल्यू प्रिंसिपल आपके लिए यहाँ पर एक नई टर्म है।
इससे पहले आपने फेयर वैल्यू को शायद ना पढ़ा हो, इसीलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टॉपिक और कंसेप्ट है हमारे IFRS का। अब मैं आपको बताती हूँ फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। फेयर वैल्यू का मतलब होता है वो अमाउंट, ठीक है, फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज्ड मीन्स यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है एक एसेट की। बायर अमाउंट को पे कर रहा है और जो सेलर है उस एसेट का वो एक अमाउंट को रिसीव कर रहा है। इसमें हो सकता है कि जो दो पार्टीज़ बायर और सेलर यहाँ पर हमारे पास हैं वो एक एसेट को एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर एक लाइबिलिटीज़ को सेटल कर रहे हैं, या फिर उनके पास कोई एक लाइबिलिटी है वो उसको सेटल कर रहे हैं। हमेशा जब भी हम फेयर वैल्यू की बात करते हैं उस टाइम पर हम जो दो पार्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं जिस तरह से, हम उसमें चेक करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि वो नॉलेजेबल हैं, दोनों को नॉलेज है कि वो हम कौन सा एसेट या फिर कौन सी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग अब यहाँ पर डील कर रहे हैं। वो पार्टीज़ विलिंग हैं, बोथ द पार्टीज़ इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन को हम आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये यहाँ पर हमें इंडिकेशन प्रोवाइड करता है कि जो ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज़ हो रही हैं वो दोनों ही पार्टीज़ इंडिपेंडेंट हैं, दोनों ही पार्टीज़ को अपना इंटरेस्ट यहाँ पर पता है कि वो किस पर्पस के लिए ये एसेट या फिर लाइबिलिटी के रिगार्डिंग डील परफॉर्म कर रहे हैं। बोथ जो बायर्स और सेलर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनके पास इक्वल बारगेनिंग पावर है और वो विदाउट एनी प्रेशर इस डील में इन्वॉल्व हैं। इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब हम एक अमाउंट को डिटर्मिन कर लेते हैं, चाहे वो हम अपने एसेट के लिए कर रहे हैं या फिर अपनी लाइबिलिटी के लिए कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू प्रिंसिपल। फेयर वैल्यू प्रिंसिपल को हिस्टोरिकल अप्रोच, जो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, उससे बेटर माना गया है। आई होप अब आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू प्रिंसिपल का मीनिंग क्लियर होगा। अमाउंट फॉर विच हमने एक एसेट को एक्सचेंज करना है या फिर अपनी एक लाइबिलिटी को सेटल करना है, और जिन पार्टीज़ में ये परफॉर्म होगी एक्टिविटी वो नॉलेजेबल हैं, विलिंग हैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। दोबारा मैं यहाँ पर रिपीट करती हूँ, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जो भी दो पार्टीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनके पास इक्वल बारगेनिंग पावर है, वो इक्वल बारगेनिंग पावर को यहाँ पर पोजेस करते हैं और विदाउट एनी प्रेशर यहाँ पर आकर डील कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू प्रिंसिपल। फेयर वैल्यू प्रिंसिपल को हम एक रैशनल अप्रोच कंसिडर करते हैं। इसमें हम जो भी एस्टीमेट्स लगाते हैं अपने गुड या फिर सर्विस और एसेट के प्राइस को डिटर्मिन करने के लिए, वो सभी एस्टीमेट्स अनबायस्ड होते हैं। अनबायस्ड हैं तो इसका मतलब वो ज़्यादा रिलायबल होंगे। जब हम फेयर वैल्यू को डिटर्मिन करते हैं उस टाइम पर हम फॉलोइंग फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। एक्विजिशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का क्या रोल है, क्या सीन है उनका यहाँ पर। रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमारे पास, कौन से डिफरेंट फीचर्स हैं जिनसे रिस्क होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कॉस्ट ऑफ एंड रिटर्न ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, हम यहाँ पर इनके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं। फेयर वैल्यू जो प्रिंसिपल है उनको हम डिफरेंट कंपनीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं जिनमें हम डेरिवेटिव्स को इंक्लूड करते हैं, वहाँ पर हम फेयर वैल्यू अप्रोच को यूज़ करते हैं। या फिर ब्रोकरेज हाउसेस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो वो फेयर वैल्यू बेसिस को यूज़ करते हैं। IASB जो हमारा बोर्ड है वो डिफरेंट स्टेप्स को रिकमेंड करता है कि जिससे कंपनीज फेयर वैल्यू अप्रोच को यूज़ करें फॉर द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, कि उन्होंने जब अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मेजर करना है उस टाइम पर वो फेयर वैल्यू अप्रोच को यूज़ करें। बोर्ड ने ये भी कंसिडर करा कि ये जो फेयर वैल्यू है ये हमें ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू हिस्टोरिकल कॉस्ट। आई होप अब आपको फेयर वैल्यू का मीनिंग क्लियर होगा कि फेयर वैल्यू प्रिंसिपल
होता क्या है। यहाँ पर मैंने अब एक डिफरेंस ऐड करा है जिसमें मैं फेयर वैल्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट के रिगार्डिंग क्या डिफ्रेंसिएशन है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। मैंने यहाँ पर मीनिंग नहीं दोबारा ऐड करा इस डिफरेंस में। हमारे पास ये मेन 4 बेसिस ऑफ डिफरेंस है, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। अब हम इन 4 पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है रेलेवेंस। फेयर वैल्यू जो प्रिंसिपल हैं वो ज़्यादा रेलेवेंट हैं क्योंकि ये हमें करंट प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। करंट प्राइस ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इसीलिए फेयर वैल्यू अप्रोच ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा रेलेवेंट है। और जो हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें हमारी पुरानी वैल्यू के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो वो यहाँ पर लेस रेलेवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे रिलायबिलिटी। फेयर वैल्यू को हम लेस रिलायबल कंसिडर करते हैं क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इसमें जो फेयर वैल्यू में हम जो एस्टीमेट्स लगाते हैं वो इनएक्टिव मार्केट पर बेस्ड होते हैं। इनएक्टिव मार्केट वो वाला मार्केट होता है जहाँ पर जो नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ हैं जिनमें डीलिंग हो रही है या फिर जो नंबर ऑफ़ शेयर्स पर ट्रांजैक्शंस हैं उनका शेयर बहुत स्मॉल है क्योंकि पब्लिक की पार्टिसिपेशन उसमें बहुत कम है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है वो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स के द्वारा परफॉर्म हो रही है, इसलिए इसमें लेस चांसेस हैं रिलायबिलिटी के। इसके ऑपोजिट अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करते हैं, हिस्टोरिकल जो कॉस्ट है वो हमारी एक्चुअल ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस करते हैं। जो हमारी अमाउंट्स को हमने रिकॉर्ड करा है वो ज़्यादा रिलायबल हैं, वेरीफिएबल हैं और फ्री फ्रॉम द मैनेजमेंट बायस हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है बेसिस ऑफ डिफरेंस कंपेरेबिलिटी। अब हमने इसमें बोला कि फेयर वैल्यू अप्रोच है वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है हिस्टोरिकल अप्रोच से, ठीक है। वो हमें ज़्यादा रिलायबली हम उसको यूज़ करके अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब वहाँ पर कंपेरेबिलिटी के चांसेस भी अब ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करें, हिस्टोरिकल कॉस्ट एक तरह से एक फेलियर प्रूव होता है एलोकेट करने में सिमिलैरिटीज़ इन सिमिलर आइटम्स एंड डिफरेंस इन डिफरेंट आइटम्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें कुछ सिनेरियोज़ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन या प्रॉपर डिफरेंसेस प्रोवाइड नहीं कर पाती, इसीलिए हम उससे ज़्यादा कंपैरिजंस परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसे अगर हम नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस की बात करें जो है हमारे पास कंसिस्टेंसी। अगर हम फेयर वैल्यू अप्रोच को यूज़ करते हैं तो उसमें हमने ओवर द टाइम एक ही अप्रोच को यूज़ करना है। अब एक ही अप्रोच है हमारे पास तो इट मीन्स यहाँ पर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। हमारे पास एक ही अप्रोच है, हमने एक ही अप्रोच को यूज़ करके अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते रहना है। वहाँ पर कंपेरेबिलिटी फैक्टर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, इसमें एज सच कोई कंपल्शन नहीं है। हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स को एक साथ ब्लेंड कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसलिए कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। यही थे मेन 4 डिफरेंस के पॉइंट्स। आई होप आपको अब ये क्लियर होगा ये कंसेप्ट क्या है, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरमेंट की बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स हैं, एक्सपेंस रिकॉग्निशन है। उसके बाद हम डिस्क्लोजर्स और कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस को भी स्टडी करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।